कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप सब अच्छे होंगे और मैं बता दूं मैं भी ठीक हूं। आइए स्टार्ट करते हैं आज के केस स्टडी सेशन के साथ, केस स्टडी नंबर 15। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात करना चाहूँगा कि इसमें ऑलमोस्ट जो है अप्रॉक्सीमेटली 50 केस स्टडीज़ हैं और मैं कम से कम ऑलमोस्ट शायद से 10 या 12 केस स्टडीज़ कवर कर चुका हूँ। आई गेस मेरे को एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है। तो क्या होता है ना कि इतनी सारी केस स्टडी कवर हो पाएगी या नहीं हो पाएगी एग्ज़ाम्स के आने से पहले, तो ना तो मुझे भी डाउट, और कभी कभी मतलब इतनी सारी हैं तो मुझे समझ नहीं आता कि कौन सी बनाऊँ या ना बनाऊँ। ठीक है, तो क्योंकि एक दिन में तो सारी कवर होती नहीं है, तो मैं इवेंचुअली 1 या 2 केस स्टडी कवर करता हूँ। तो आप लोग ना ऐसा करना कि कमेंट में अगर आपने कर रखा है ट्राई, तो कोई केस स्टडी में अगर जैसे आपको डाउट होगा तो आप उसको कमेंट में बता देना। जैसे एक भाई ने मुझे केस स्टडी नंबर 15 बताया, अभी थोड़ी देर पहले मॉर्निंग में बताया था, तो मैंने इसको अभी कवर किया तो बड़ा मज़ा आया, और एक बड़ा भी है और इंटरेस्टिंग भी है और इंपॉर्टेंट केस स्टडी भी लगा मुझे कि हाँ इसमें फंस सकते हैं अगर इसको ध्यान से ना पढ़ो तो मैंने इसको पढ़ा और समराइज वे में मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो ये स्टार्टिंग में मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्या होता है ना, एंड तक कई बच्चे फिर फटाफट से जैसे केस स्टडी खत्म हुई तो बंद कर देते हैं, सुनता नहीं है कोई। भाई हम भी तो नहीं सुनते ना, तो मेरे को पता है कि कोई भी नहीं सुनता, बहुत लोग छोड़ देते हैं। तो मैं आपको सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अगर आपको किसी केस स्टडी में कुछ डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, वो वाली उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा और फिर उससे क्या होगा हम आपस में डिस्कस कर पाएंगे। तो जैसे कि अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया या आपका कुछ डाउट है या मेरा कुछ डाउट, जो कुछ भी होगा, कुछ भी अगर कन्फ्यूजन होगी या आईसीए का आंसर रॉन्ग होगा तो हम कमेंट्स में डिस्कस कर सकते हैं। और अल्टीमेटली हमारा मोटो जो होगा वो सेव हो जाएगा कि हाँ एग्ज़ाम में वो बातें याद रह जाती हैं जो डिस्कस कर रखी हूँ किसी से। ठीक है, तो आइए बस यही था। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा केस स्टडी नंबर 15 से। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा केस स्टडी है बहुत ही उम्दा केस स्टडी में से एक है। तो सबसे पहला पैराग्राफ जो है कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन बता रहा है, कुछ फालतू है, इसमें कुछ भी पढ़ने जैसा नहीं है। देखो इतना ये पूरा का पूरा ना बेकार है कि कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है, बस इतना ध्यान रखना। इसमें 2 कंपनी है, बिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, जिसके बारे में बता रखा है। बिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड करके एक कंपनी है जिसके बारे में बता रखा है। एक ही कंपनी है, बिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, सॉरी एक ही कंपनी है, 2 कंपनी नहीं है। बिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड कंपनी के बारे में बता रखा है जो इनकॉर्पोरेटेड तो 2002 में, और उसका ये सब काम है वो फलाना डिम का, वो फालतू बातें हैं, वो आप इग्नोर करेंगे तो भी चलेगा। ठीक है भाई, अब फटाफट से आगे बढ़ते हैं। जो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं जिससे क्वेश्चंस में इंपैक्ट पड़ेगा सिर्फ उसके बारे में बात करूंगा मैं। आपको पढ़ना और वीडियो रोक के या फिर आप खुद से रोक के पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो अब सेकंड पैराग्राफ क्या कहता है? सेकंड पैराग्राफ हमसे कहता है, बहुत ध्यान से सुनना, ये सबसे बड़ा और इसी पे सारा खेल है क्वेश्चन का। ठीक है, क्या कहता है और इस पर थोड़ा टाइम भी लूंगा मैं। बिंदल स्टील एंड पावर मॉरिशस लिमिटेड, एक इसको मैं प्यार से BSPM बोलूंगा, उसने क्या कर रखा है 7 लाख शेयर्स सब्सक्राइब कर रखे हैं BSPL के। मतलब BSPL एक कंपनी है, उसके BSPML ने 7 लाख शेयर सब्सक्राइब कर रखे हैं $9 ईच के, जिसकी वैल्यू $6.3 मिलियन है इन 2002। तो इसका मतलब जो बिंदल जो हमारी BSPML है उसकी एक सब्सिडरी हो गई है BSPL, तो उसकी सब्सिडरी हो गई। ठीक है, यहाँ तक तो हमें ये समझ आया कि BSPL उसकी सब्सिडरी है। ठीक है, क्योंकि आगे अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है कि पेरेंट कंपनी जो है BSPML वो होल्ड कर रही है 56%, मतलब ये जो 7 लाख शेयर्स खरीदे हैं वो 56% है BSPML का। ठीक है भाई, BSPL का। BSPL इज ऑल्सो एन एसोसिएट ऑफ बिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, मतलब एक कंपनी और है BSPUL एक कंपनी है। ठीक है, और उसकी एसोसिएट भी है BSPL। ठीक है, उसकी एसोसिएट भी है BSPL, मतलब BSPML की तो ये सब्सिडरी है लेकिन BSPUL की ये एसोसिएट है। क्यों? क्योंकि BSPL जो है वो कितना होल्ड कर रही है, BSPL जो होल्ड कर रही है 27% शेयर्स होल्ड कर रही है BSPL में। ठीक है भाई, अगर आगे बढ़ते हैं। इन 2009 द BSPL इज प्लानिंग फॉर वर्टिकल एक्सपेंशन बाय डाइवर्सिफाइंग फ्रॉम स्टील एंड पावर इंडस्ट्री टू ऑटोमोबाइल सेक्टर। BSPL इन ऑर्डर टू मीट द एक्सपेंसेस फॉर वर्किंग कैपिटल इन रिलेशन टू सेटिंग अप फैक्ट्रीज, मतलब फैक्ट्री सेटअप करना चाहता है। और तो उसने क्या किया, 6% डिबेंचर्स वर्थ ₹80 मिलियन जो है वो इशू किए, जो लिस्टेड है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे। ठीक है भाई, BSPL हैज़ ऑलरेडी अप्लाइड फॉर द LRN, मतलब जब भी हम क्या करते हैं, जब भी हम एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, LRN के लिए अप्लाई करना पड़ता है, लोन रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए। अब आपको एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स अगर नहीं आता होगा तो प्लीज़ जाके फेमा में पे सबसे पहले इसका प्रोसीजर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको इतना भी अगर बहुत बोरिंग सा लगता है वो, क्योंकि वो बोरिंग है, तो मैंने 15 to 20 मिनट्स में ही उसको पूरा का पूरा, जब मैंने फेमा की वीडियो बनाई है उसमें कवर कर रखा है, तो आप डायरेक्टली उस वाले पार्ट पे जाके उसको कवर कर सकते हैं जिसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने कवर कर दिए। आप सिर्फ उतना सुन लोगे तो भी मोर देन इनफ हो जाएगा। ठीक है, और उससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं आपके। ठीक है, तो अगर आपको आता है तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ उसको पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, कहता है डिफरेंट लोकेशंस पे, तो सिंपल सी बात है 6% डिवेंचर्स इशू करने के लिए, और उसने क्या किया, लोन रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए भी अप्लाई कर दिया। ठीक है भाई, BSPL ने सबमिट किया जो ड्यूली सर्टिफिकेट होते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स के फॉर्म वगैरह के, विच ऑल्सो कंटेन्स द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द लोन। ठीक है, वो सारी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करे। ठीक है, द डिवेंचर्स वर रेज्ड इन द फॉरेन करेंसी एंड रिपेबल इन फॉरेन करेंसी, जो रेज हुए हैं वो भी फॉरेन करेंसी में और रिपेबल भी फॉरेन करेंसी में है। ठीक है, उसके अलावा जो पेरेंट कंपनी थी BSML, जो BSML मतलब BSPMPL, यहाँ पर P मिसिंग है, BSMPL जो पेरेंट कंपनी थी किसकी, BSPL की।
BSPL की जो पेरेंट कंपनी थी उसने भी 60% डिवेंचर्स जो हैं खरीदे उसके। ठीक है भाई। द फॉरेन ब्रांच ऑफ SBI बैंक इन USA, जो फॉरेन ब्रांच है एक SBI में, उसने भी 10% डिवेंचर्स खरीदे BSPL के। ठीक है। उसके अलावा एक रेट गिवन है 6 मंथ निबोर पर्टेनिंग इन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, वो कितना है 3% है। इसको याद रखना स्टार मार्क करके कि 3% हमारा न्यूयॉर्क का न्यूयॉर्क का जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज में निबोर 6 मंथ रेट गिवन है 3%। ठीक है। क्यों स्टार मार्क करवा रहा हूँ, आगे जाके एक क्वेश्चन है उसमें आपका यूज़ होगा इसका। ठीक है। BSPL इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट टैक्स, हाँ TDS उसको काट के देना पड़ेगा 5% से। ठीक है। जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं डिवेंचर्स के उनके अगेंस्ट में। ठीक है भाई। तो समझ आया, ऊपर वाला पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर नहीं समझ आया तो दोबारा से पॉज करो, पीछे जाओ और दोबारा से सुन लेना इसको। ठीक है। BSPL इज रिक्वायर्ड टू रीपे द लोन इन द टाइम ऑफ 5 ईयर्स, उसको डिवेंचर जो पे करने हैं वो 5 ईयर्स में पे करने हैं। द रीपेमेंट शेड्यूल जो है वो ये कहता है 25% फर्स्ट ईयर में पे करना है, 20% सेकंड ईयर में, सेकंड ईयर टू फोर्थ ईयर में, और 15% लास्ट ईयर में। अगर आप मैक्सिमम मिनिमम एवरेज पीरियड देखोगे तो 3.2 ईयर्स का इसका निकल रहा है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है आफ्टर 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द इशू ऑफ डिवेंचर्स, बोर्ड मीटिंग करी गई इनकी जो BSPL ने आपस में बोर्ड मीटिंग करी। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ये ओपिनियन था कि बहुत सारा जो है फॉरेन करेंसी का रिस्क है, फॉरेन एक्सचेंज का रिस्क है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हेजिंग करते हैं। और उन्होंने हेज करने के लिए क्या सोचा, प्रिंसिपल पोर्शन ऑफ द डेट को एंटर किया गया इनटू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप प्रोविजंस पढ़ते हो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग के, तो उन्होंने ये बोला था कि 70% ऑफ द अमाउंट को जो होता है आपको हेजिंग करना होता है, ये प्रोविजंस अप्लाई करते हैं। ठीक है। तो आप इतना आपको ये सारी बातें आपको तब ध्यान आएगी जब आप एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग का अगर आप प्रोसेस पढ़ के आओगे तो। ठीक है। अब यहाँ तक समझ आ गया कि यहाँ पर क्या बोला गया कि हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये बोला है कि आपका प्रिंसिपल पोर्शन से प्रिंसिपल पोर्शन को हमें क्या करना है, पूरा का पूरा हेज करना है अंडर द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है भाई, यहाँ तक भी समझ आया। आगे बढ़ते हैं। एज पर द प्रीवियसली ऑडिटेड, अब यहाँ पर क्या हुआ, BSPL के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डिटेल्स गिवन है। फटाफट से इसके बारे में देख लेते हैं क्या क्या है। देखो, एक तो पेड अप शेयर कैपिटल है 7.5 मिलियन का, जिसकी फेस वैल्यू 6 पर शेयर की है। रिजर्व एंड सरप्लस 8 मिलियन के हैं, जिसमें से 5 मिलियन तो फ्री रिजर्व हैं और 2.5 मिलियन सिक्योरिटी प्रीमियम है। ठीक है। वन ऑफ द एक आउटस्टैंडिंग लोन भी है जो 5 मिलियन का है इन द रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स के रूप में है, जिसमें 4% जो है हमारा कूपन रेट है। ठीक है। ये तो हमारी बैलेंस शीट की इन्फॉर्मेशन होगी। BSPL कौन सी कंपनी है आप सबको पता है, जो हमारी सब्सिडरी है या फिर एसोसिएट जो है उसकी एसोसिएट है। ठीक है। इसके बाद इन 2016 बिंदल स्टील्स एंड पावर लिमिटेड, दैट इज BSPL ओनली, डिसाइडेड टू एक्सपेंड, उसने और एक्सपेंशन का सोचा और उसके लिए उसने क्या किया, एक कंपनी ढूंढी जिसका नाम था एक कंपनी ढूंढी जिससे उसने लोन मांगना चाहा। तो मैं आपको बता देता हूँ इस कंपनी में क्या बोला गया, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर BSPL ने क्या किया, अप्रोच किया UFL को फॉर दिस पर्पस और सबमिट करी एप्लीकेशन, मतलब एक्सपेंशन पर्पस के लिए उसने लोन मांगने के लिए एक UFL कंपनी है उसके पास गया, क्योंकि उसका ये मानना था कि इक्विटी को ना रेस करके वो डेट को रेस करना चाहता था, डेट कंपोनेंट को रेस करना चाहता था। तो वो फर्दर एक्सपेंशन के लिए UFL के पास गया और वहाँ से 100 करोड़ रुपए उसने लोन लिए, जिसकी EMI जो थी 40 EMI थी। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर सब कुछ हो गया। UFL जिस कंपनी से लोन लिया था किसने, BSPL ने, फॉर फर्दर एक्सपेंशन, वो उसका क्या हुआ, उसका मर्जर हो गया किसके साथ, UFL से। UFL का मर्जर हो गया UCL के साथ। UFL का जिससे लोन लिया था उसका मर्जर हो गया UCL के साथ। ठीक है। मतलब ये तो सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल UFL जो है हमारा यूनिफॉर्म इंडस्ट्रीज ग्रुप के पास कोई एक अनदर एंटिटी थी UCL, और उसके साथ इसका मर्जर हो गया और हाई कोर्ट ने भी इसको अप्रूव कर दिया। ठीक है भाई, सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि जिससे लोन लिया था 100 करोड़ का, उसका मर्जर हो जाता है, वो कंपनी, उस कंपनी का नाम था UFL। ठीक है। उसका मर्जर हो जाता है UCL के साथ। अब ये दोनों एक हो गए। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। BSPL जो है वो वांटेड टू प्रोक्योर सम इंफ्रास्ट्रक्चर। अब BSPL क्या कहता है कि जब वो फैक्ट्री वगैरह सेटअप करता है उसके लिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का सामान चाहिए, उसको मटेरियल चाहिए, तो उसने एक कंपनी ढूंढी IPPL फॉर द पर्पस और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भाई मेरे को सामान डिलीवर करेगा। ठीक है। अगला, BSPL ने कमेंस करी एक्टिविटीज़, IPPL ने क्या किया, सामान डिलीवर करना स्टार्ट किया, लेकिन BSPL को वो सामान पसंद नहीं आया, उसकी क्वालिटी बेकार थी और उसने नॉन पेमेंट कर दिया, उसके पैसे नहीं दिए। तो क्या हुआ, उसके बाद जो हमारा IPPL है वो चला गया, वो जो है केस करने चला गया और केस कर दिया गया कोर्ट ऑफ लॉ में, जाके केस कर दिया गया कि मेरा पैसा नहीं दे रहा। तो BSPL ने ये बोला कि भाई उसका जो मटेरियल है वो उस प्रकार का है ही नहीं जैसा मैंने मांगा था, इसलिए मैं पैसे नहीं दूंगा। ठीक है भाई, हमें ये भी समझ आ गया, इन दोनों के बीच में पंगा पड़ गया। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, IPPL हमारा कौन सा ऑपरेशनल क्रेडिटर कहलाएगा, क्यों, क्योंकि उसने मटेरियल दिया है और इनके बीच में केस हो रखा है। तो ये पॉइंट आपको एक ध्यान रखना है। दूसरी बात, एक ये ध्यान रखना है कि ऑपरेशनल क्रेडिटर है, दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि इनके बीच में केस भी हो रखा है। ठीक है भाई, इतना भी समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं। BSPL ने क्या किया, एज ऑल्सो टेकन द लोन इन फॉर्म ऑफ रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स फ्रॉम बिंदल स्टील ग्रुप USA, मतलब जो हमारी जिसकी वो एसोसिएट है, ठीक है, जो एसोसिएट है, जो जिसकी वो एसोसिएट है उससे भी उसने क्या ले रखा है, रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड लोन ले रखा है। और क्योंकि ये रिलेटेड पार्टी थी तो उसने क्या किया, आर्म लेंथ इंटरेस्ट रेट पे दिया है। ठीक है। और बाद में BSPL उसको पे भी कर देगा।
ठीक है। अनफॉर्चुनेटली मार्केट कंडीशन बेकार हो जाती है और जो हमारी बीएसपीएल की हालत थोड़ी ख़राब हो जाती है और वो पैसे नहीं दे पाता, जो लोन के पैसे लिए थे उसने यूएफएल से, वो पैसे नहीं दे पाता, जिसका अब ठीक है, जिसका मर्जर हो चुका है यूसीएल के साथ, ठीक है, वो लोन के पैसे भी नहीं दे पाता और बाकी के जो उसने बोरिंग्स वगैरह करी थी वो भी पैसे नहीं दे पाता। मतलब कोई ऑब्वियस बात है, उसकी हालत ख़राब हो गई तो वो कोई भी पैसे पे नहीं कर पा रहा, ठीक है। उसके अलावा आईपीपीएल के भी पैसे नहीं दे पा रहा, तो आईपीपीएल भी जो एनसीएलटी में चला गया, उसके अगेंस्ट में सारे जो है एप्लीकेशन फाइल कर दी गई किसके पास, एनसीएलटी के पास, आईबीसी स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। मैंने समराइज वे में आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन बता दिया, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन था मेरी, ठीक है, और मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समराइज वे में बता दिया जिससे कि आपको इतना बड़ा क्वेश्चन दोबारा से ना सुनना पड़े, ठीक है, मतलब पढ़ना ना पड़े। आप मेरी वीडियो सुनेंगे एक बार और सुन लेना 2 की स्पीड पे, तो आपको और इजीली क्वेश्चन समझ आ जाएगा, दोबारा से रीड करने की भी जरूरत नहीं है। इग्नोर करते हुए, बेकार के पॉइंट्स को इग्नोर करते हुए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करते हुए मैंने पूरा आपको बता दिया, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से। सबसे पहला एमसीक्यू, फॉर इनिशिएशन ऑफ द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस अगेंस्ट बीएसपीएल, आईपीपीएल कैन फाइल एप्लीकेशन टू एनसीएलटी जॉइंटली विद। आईपीपीएल कौन है, जो हमारी ऑपरेशनल क्रिएटर थी। पहली बात एमसीक्यू बहुत ध्यान से पढ़ना, यहाँ पर ये पूछा गया क्या एप्लीकेशन फाइल कर सकता है एनसीएलटी को और किसी के और के साथ फाइल करने की जरूरत है, मतलब जॉइंटली विद। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, आईपीपीएल फाइल कर सकता है सोलली ओनली एंड नॉट जॉइंटली, मतलब खुद अकेला भी फाइल कर सकता है क्योंकि वो ऑपरेशनल क्रिएटर है, बाकी सब तो वैसे भी फाइनेंशियल क्रिएटर्स थे, ठीक है, जो भी थे, और यहाँ पर ऑपरेशनल क्रिएटर वो था आईपीपीएल, और वो क्या फाइल कर सकता है, एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। एक्सेप्टेंस होगी या नहीं होगी वो बात की बात है, एप्लीकेशन तो फाइल कर सकता है वो, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, एक्सेप्टेंस होना ना होना तो सेक्शन नंबर 9 प्रिवेल कर जाएगा, लेकिन एमसीक्यू ने आपसे पूछा कि क्या वो ज्वाइंटली फाइल करेगा, नहीं, वो अकेला फाइल कर सकता है एंड नॉट ज्वाइंटली, ठीक है। तो इसका आंसर डी होगा। तो एमसीक्यू पेपर में बहुत ध्यान से रीड करना, गलती से भी ये मत सोचना कि यार वो तो फाइल ही नहीं कर सकता। यहाँ पर सिंपल उसने पूछा कि ज्वाइंटली फाइल करेगा या खुद से फाइल कर सकता है, तो खुद से फाइल कर दिया, ठीक है। दूसरा, द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ऑफ बीएसपीएल वुड कंप्राइज ऑफ, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में कौन आएगा, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स आते हैं जो रिलेटेड पार्टी नहीं होते, तो यहाँ पर एक ही ऐसा बंदा था जो रिलेटेड पार्टी नहीं था और फाइनेंशियल क्रेडिटर था। आईपीपीएल ऑपरेशनल क्रेडिटर था, बाकी सारे उसके रिलेटेड पार्टी थे, तो सिर्फ यूसीएल इसका आंसर होगा। क्यों, यूसीएल ही था जो हमारा उसका रिलेटेड पार्टी नहीं निकला। एक तो उसका वो था जो हमारा होल्डिंग कंपनी थी, दूसरी की वो एसोसिएट थी, और जो हमारा आईपीपीएल था वो तो ऑपरेशनल क्रेडिटर था। तो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में से फाइनेंशियल क्रेडिटर्स आते हैं जो रिलेटेड पार्टी नहीं होते, तो यूसीएल इज द आंसर, ठीक है। तीसरा, assume that there are no legal proceedings going on between IPPL and BSPL, and NCLT admitted the application filed by IPPL for initiation of CIRP against BSPL, but immediately thereafter IPPL and BSPL came to the satisfactory settlement. In such case the application to NCLT, क्या वो विड्रॉ हो सकती है? Yes, हो सकती है। मैंने आपको बताया था जब चैप्टर पढ़ा था, can be withdrawn by IPPL after its submission subject to the approval of committee of creditors with prescribed voting, सेक्शन नंबर 12A IBC का। मुझे याद है कि जब मैंने आपको पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बताया था कि 90% ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स अप्रूवल दे देंगे तो सेक्शन नंबर 12A के हिसाब से वो एप्लीकेशन विड्रॉ हो सकती है, तो बी इसका आंसर है। फोर्थ, वेदर ऑल द कॉस्ट ऑफ द डिबेंचर इज विद इन द प्रिस्क्राइब थ्रेशोल्ड लिमिट, जब ऑल इन कॉस्ट जो डिबेंचर्स की थी वो कितनी थी, डिबेंचर जो है 6% के इशू हुए थे, तो अगर जब आप ईसीबी के वो प्रोसीजर को पढ़ोगे तो वहाँ लिखा हुआ है कि जो ऑल इन कॉस्ट है वो आपकी कितनी होनी चाहिए, बेंचमार्क प्लस 450 बेसिस पॉइंट। 450 बेसिस पॉइंट का मतलब होता है 4.5%, 4.5%, ठीक है। और बेंचमार्क की डेफिनेशन अगर आप पढ़ोगे तो उसके नीचे ही गिवन है बेंचमार्क की डेफिनेशन भी, और बेंचमार्क की डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि 6 मंथ लिबोर, मिबोर, निबोर जो भी होते हैं उन सबके 6 मंथ का जो रेट होता है वो होता है। तो क्वेश्चन में जब हमने मार्क करवाया था, मैंने आपको याद है, आपको करवाया था मार्क, ऊपर जाके देख लेना, 3% मार्क करवाया था 6 मंथ निबोर, और प्लस 4.5% तो हमारा फिक्स रेट है ही, तो 7.5% तक मैक्सिमम जा सकता है। लेकिन यहाँ पर कितना है, यहाँ पर डिबेंचर्स कितने इशू हैं, 6% हुए हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यस, बिकॉज ऑल इन कॉस्ट इज 6%, वेयर एज द प्रिस्क्राइब लिमिट इज 7.5%। और 7.5% आया कैसे, 4.5% प्लस 3%, ठीक है। तो आप जाके देख सकते हो, वहाँ पर बेंचमार्क की डेफिनेशन गिवन है, उसके थ्रू आप सॉल्व कर सकते हो। वेरी 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 इजी, ठीक है, बहुत ईजी था। अब इसके बाद लास्ट हमारे पास आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, रेजिंग ऑफ एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग थ्रू फॉरेन ब्रांच ऑफ SBI बैंक इज नॉट वैलिड बिकॉज द फॉरेन ब्रांच ऑफ द इंडियन बैंक कैन नॉट सब्सक्राइब द फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स, भाई गलत है। रेजिंग ऑफ ECB through foreign branch of SBI bank is not valid because the foreign branch of Indian bank cannot subscribe the debentures fund of which are used for working capital purpose, working capital purpose के लिए नहीं कर सकता। yes, बिल्कुल सही बात है, तो नॉट वैलिड है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर अगर मैं बताऊं तो इसका आंसर ओनली 2 है। कैसे, क्योंकि वर्किंग कैपिटल पर्पस के लिए नहीं कर सकता, ऐसा नेगेटिव लिस्ट गिवन है वहाँ पर। जब आप एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स का वो पढ़ते हो प्रोसीजर पार्ट, तो वहाँ नेगेटिव लिस्ट गिवन है और वहाँ साफ लिखा हुआ है कि वर्किंग कैपिटल पर्पस के लिए नहीं कर सकता। नीचे वाले पॉइंट्स भी देख लेते हैं। कहता है BSPL हैज एप्रोप्रिएटली हैज, नहीं भाई एप्रोप्रिएटली हैज नहीं कर रखा। पेरेंट कंपनी BSPL कैन नॉट सब्सक्राइब द डिबेंचर्स, ये भी कहीं नहीं लिखा हुआ। तो ये सारी बात जो थी इनकरेक्ट थी। एक ही बात करेक्ट है कि वो वैलिड नहीं होगा अगर वर्किंग कैपिटल पर्पस के लिए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। और वर्किंग कैपिटल पर्पस ये वाली बात लिखी कहाँ हुई है, नेगेटिव लिस्ट में लिखी हुई है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद
हमारे पास डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आते हैं। पहला डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन क्या कहता है, वेदर द एप्लीकेशन टू एनसीएलटी फॉर सीआईआरपी अगेंस्ट बीएसपीएल फाइल्ड बाय यूसीएल इज वैलिड कंसीडरिंग द फैक्ट्स दैट आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स आर पेंडिंग। क्या एप्लीकेशन फाइल कर सकता है एक फाइनेंशियल क्रिएटर? यस, सेक्शन नंबर 7 के तहत एप्लीकेशन फाइल करी जा सकती है, किसके द्वारा? फाइनेंशियल क्रिएटर्स के द्वारा। लेकिन अगर एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली एनसीएलटी ने, ठीक है, तो उसके बाद ये आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मोरेटोरियम इंपोज हो जाता है सेक्शन नंबर 14 के हिसाब से ऑफ द आईबीसी। तो मोरेटोरियम इंपोज हो जाता है, तो उसके बाद वो एप्लीकेशन जो होगी वो जो मतलब एप्लीकेशन जो एनसीएलटी वो सॉरी एनसीएलटी वाली तो चलती रहेगी, जो हमारा आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स है वो रुक जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद दूसरा पॉइंट इसके अंदर क्या बोला गया है? दूसरा पॉइंट ये बोला गया है कि इज वैलिड कंसीडरिंग द फैक्ट दैट आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स आर पेंडिंग एज वेल एज द लोन वाज टेकन फ्रॉम द फॉर्मर कंपनी यूएफएल एंड नॉट यूएसएल। तो यूसीएल, तो भाई अब जब हमारा मर्जर हो गया यूसीएल, अब वो यूसीएल बन गई यूएफएल के साथ जुड़ के, मतलब सॉरी यूएफएल और यूसीएल आपस में जुड़ गई, तो अब यूसीएल कंपनी रह गई, तो उसके जो फाइनेंशियल जो भी डेट थे वो सारे के सारे यूसीएल के हो गए। तो इसमें दिक्कत क्या है? अब जो फाइनेंशियल क्रिएटर की जो उपाधि थी वो यूसीएल को मिल गई, तो यूसीएल फाइल कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेक्शन नंबर 7 के बारे में आप लिख सकते हैं यहाँ पर ऑफ द आईबीसी 2016। बस इतना ध्यान रखना कि अगर एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है तो उसके बाद आर्बिट्रेशन वाली प्रोसीडिंग रुक जाएंगी, क्योंकि मोरेटोरियम इंपोज हो जाएगा। लास्ट, वेदर द एप्लीकेशन फाइल्ड बाय आईपीपीएल टू एनसीएलटी फॉर इनिशिएशन ऑफ कमेंस कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस अगेंस्ट बीएसपीएल इज लायबल टू बी एडमिटेड और रिजेक्टेड। हम सबको पता है वो रिजेक्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उनके बीच में ऑलरेडी जो है हमारा डिस्प्यूट चल रहा है। और सेक्शन नंबर 8 अगर आप पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा हुआ है कि अगर किसी भी तरीके का डिस्प्यूट होता है तो उस केस में हमारा किसी भी तरीके का डिस्प्यूट होता है तो सेक्शन नंबर 9 के तहत आप एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते, और अगर आप करते हो तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा एनसीएलटी के द्वारा। तो सेक्शन नंबर 8 ऑफ आईबीसी 2016 और सेक्शन नंबर 9 ऑफ आईबीसी 2016 अगर आप एक साथ लिख देंगे तो उसमें आपके आंसर में 4 चांद लग जाएंगे और आपका सॉल्यूशन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर सिंपल सा आंसर है, बच्चे को पता है कि भाई रिजेक्ट हो जाएगी। लास्ट, वेदर द कंपनी बीएसपीएल रेज द एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग थ्रू ऑटोमेटिक रूट इज करेक्ट। मतलब जो ऑटोमेटिक रूट से लिया गया है वो करेक्ट है। तो अगर आप लोगों को याद हो, जब आप एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग के प्रोसीजर्स पढ़ोगे तो वहाँ लिखा हुआ है $750 मिलियन तक वो जो है ऑटोमेटिक रूट से मंगवा सकता है। अगर इससे ज़्यादा मंगवाता है एक साल में तो फिर आपको जहाँ जो है अप्रूवल रूट से जाना पड़ता है, या फिर अगर वो फॉरेन इक्विटी होल्डर से मंगवा रहा है तो फिर वो 7:1 का रेशियो उसको मेंटेन करके रखना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, 7:1 का रेशियो उसने मेंटेन करके रखा हुआ था। कैसे मेंटेन किया था मैं आपको डायरेक्टली कंक्लूजन बता देता हूं, ठीक है। इन द गिवन केस जो हमारा बिंदल स्टील एंड पावर मॉरिशियस है BSMPML है, उसने 7 लाख इक्विटी शेयर्स ले रखे हैं 9 ईच के। ऐसा हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन के पढ़ा था, जिसकी वैल्यू आती है 4.2 मिलियन अगर हम फेस वैल्यू के हिसाब से देखें तो। पेरेंट कंपनी के पास 56% शेयर्स हैं BSPL के, ठीक है। तो अगर हम फ्री रिजर्व्स में देखें तो 2.8 मिलियन बनता है, क्योंकि फ्री रिजर्व्स की वैल्यू कितनी थी 5 मिलियन, ठीक है। तो इक्विटी कितने के हो गए, तो हमारा फ्री 4.2 मिलियन प्लस 2.8 मिलियन, तो हमारे इक्विटी जो हो गए वो हमारे कितने हो गए 4.2 मिलियन प्लस 2.8 मिलियन 7 मिलियन के हो गए, ठीक है। और इसके अलावा उसने जो डिबेंचर्स इशू करे हैं वो $80 मिलियन के करे हैं, उसमें 60% सब्सक्राइब करें किसने, जो हमारा जो होल्डिंग कंपनी थी उसने, तो 60 मिलियन इज 48 मिलियन। तो अगर आप 48 मिलियन इज टू हमारा 7 करोगे तो आपका 6.86 आएगा, ठीक है। दैट इज लेस देन 7:1, ठीक है। और ये जो 7:1 होता है वो डेट इक्विटी रेशियो होता है, ये बात आपको मैं बता दूं, ठीक है, जो मेंटेन करके रखना होता है। तो यहाँ पर 6.86 है तो अप्रूवल रूट से चल जाएगा, क्योंकि 7:1 को क्रॉस नहीं किया। अगर आपको इसको अच्छे से समझना है तो 5.43 पेज नंबर पे आप जाएंगे, वहाँ छोटा सा पैराग्राफ है, वहाँ यही बात लिखी हुई है, और उसके बाद अगर आप इसको रीड करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। नहीं, अगर फिर भी नहीं समझ आ रहा तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप मैंने जो ऑडियो बनाई है उसमें भी मैंने ये बात समझा रखी है, इसलिए मैंने यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लिया, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये बात कर रखी है। और यहाँ पर हम डिस्कशन पर्पज़ के लिए कि फटाफट से MCQs कवर हो जाएं, फटाफट से ये केस स्टडीज़ कवर हो जाएं। तो फिर भी मैंने एक बार आपको बता दिया कि किस तरीके से आया और क्या लॉजिक था इस आंसर का, ठीक है। दैट्स इट। ये हमारा बहुत ही उम्दा एक केस स्टडी थी जो हमने निपटाई। कैसा लगा बताइएगा। ऑल द बेस्ट एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू सो मच। टेक केयर।